दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे केस के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर शायद आप एक गहरी सोच में चले जाओगे। जेसिका मर्डर केस। इस केस को भारत का अब तक का सबसे बड़ा हाई प्रोफाइल मर्डर केस माना जाता है। इस मर्डर केस के तार भारत के पूर्व राष्ट्रपति के एक रिश्तेदार से लेकर सांसद, विधायक के बेटे और भारत के मशहूर क्रिकेटर के पिता के अलावा कई बड़े बड़े नामचीन हस्तियों तक से जुड़ता है। 29 अप्रैल 1999। और भाई तुम लोग क्या लोगे? जल्दी जल्दी बताओ। सॉरी सर, पर ड्रिंक्स खत्म हो गए हैं। व्हाट? ये रखो 1000 रुपए और जल्दी से ड्रिंक सर्व करो। सर आप समझ नहीं रहे हैं, ड्रिंक्स खत्म हो गए हैं। अबे मन्नू, तू इधर लेकर आया और पोपट हो गया रे तेरा। ये तो ड्रिंक सर्व करने से मना कर रही है। ए रुक, देखता हूँ कैसे नहीं देती है। आज तो पीकर ही जाएंगे। ये आप क्या कर रहे हैं सर? गन नीचे कीजिए प्लीज, यहाँ भीड़ है, गोली चल जाएगी। हमें ड्रिंक्स चाहिए। है ही नहीं तो। जल्दी, अगली बार गोली हवा में नहीं चलाऊंगा। आपको समझ नहीं आता, ड्रिंक्स खत्म हो गई हैं। देश की राजधानी दिल्ली में देर रात 1 से 2 बजे के बीच हुई मशहूर मॉडल जेसिका लाल की हत्या ने पूरे देश में सनसनी मचा दी थी। और जेसिका पर गोली चलाने वाला शख्स था केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का बेटा सिद्धार्थ वशिष्ठ उर्फ मनु शर्मा। गोली चलने की वजह बस इतनी थी कि पार्टी खत्म हो गई थी और जेसिका ने शराब देने से मना कर दिया था। एक मामूली सी वजह और दोस्तों के सामने रौब दिखाने के लिए गोली चलाने के कारण जेसिका की जिंदगी खत्म हो गई। जेसिका की हत्या के बाद इंसाफ के लिए उसकी फैमिली की लड़ाई आसान नहीं थी। आइए आज की इस एपिसोड में जानते हैं जेसिका लाल हत्याकांड की पूरी कहानी। क्या हुआ था उस रात और कैसे मिला उसे इंसाफ। जेसिका लाल मर्डर केस किसी आईने की तरह साफ थी, लेकिन कैसे इन आईने के सामने पैसा, पहुंच और पॉलिटिकल पावर की दीवार खड़ी कर दी कि आरोपियों को सजा दिलाने में लग गए 7 साल। ये घटना है 29 अप्रैल 1999 के उस दर्द भरी भयंकर रात की। दरअसल दिल्ली के एक नामचीन रेस्टोरेंट जिसका नाम टैमरिन कोर्ट था। ये रेस्टोरेंट दिल्ली के जाने माने लोगों में से एक वीना रमानी और उसका पति जॉर्ज मेलहॉट का है, जिसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम मालिनी रमानी था। मालिनी को मॉडलिंग का शौक था। ये तीनों इंडिया में रेस्टोरेंट की वजह से ही रहते थे, लेकिन इनकी नागरिकता कनाडा का था। रेस्टोरेंट में हर गुरुवार हाई प्रोफाइल पार्टी होती थी, जिसमें दिल्ली के हाई सोसाइटी के लोग ही आते थे। 29 अप्रैल को उस रात भी एक हाई प्रोफाइल पार्टी ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें कहा गया था कि सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही इस पार्टी में इनवाइट किया गया है, क्योंकि वीना रमानी के पति 6 महीने के लिए कनाडा जाने वाले थे। इस वजह से यह फेयरवेल पार्टी रखी गई थी। पार्टी मालिनी रमानी के पापा की फेयरवेल की थी, तो पार्टी में बेहद हाई प्रोफाइल लोग आने वाले थे और खुद मालिनी रमानी मॉडलिंग करती थी, तो मालिनी के पहचान में कई मॉडल थी, जिसमें से जेसिका लाल भी एक थी। जेसिका का जन्म 5 जून 1965 को हुआ था। घर में जेसिका के माता पिता और एक बहन थी। जेसिका मॉडलिंग में अभी ज़्यादा नाम तो नहीं कमाई थी, लेकिन जेसिका बेहद खूबसूरत थी। मालिनी ने अपने पापा के फेयरवेल पार्टी में जेसिका लाल को बार टेंडिंग का ऑफर करती है और पार्टी हाई प्रोफाइल होती है, जिसके कारण जेसिका भी हाँ कर देती है। अब इस बेचारी को क्या पता था कि ये रात उसकी आखिरी रात होगी। पार्टी शुरू होती है। जेसिका और उसके साथ एक लड़का होता है जिसका नाम सायन मुंशी होता है। दोनों मिलकर पार्टी में बार टेंडिंग कर रहे होते हैं। पार्टी को लगभग 12 से 1 बज चुके थे। बार और पार्टी का वक्त खत्म होने का समय आ गया था। फिर होती है जेसिका के जीवन में विलन की एंट्री। 4 दोस्त, जिनका नाम मनु शर्मा, विकास यादव, अशोक खन्ना और अमरदीप के। मनु शर्मा कांग्रेस के एक बड़े नेता विनोद शर्मा का बेटा था। विनोद शर्मा विधायक और राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। विकास यादव, जिसके पिता भी विधायक और सांसद थे,
जिसका नाम डीपी यादव है, अशोक खन्ना और अमरदीप, ये दोनों भी कोको कोला कंपनी में बड़े अधिकारी थे। कुल मिलाकर ये चारों दोस्त पैसा, पहुंच और पॉलिटिकल पावर से लैस थे। मनु शर्मा अपनी मां के साथ चंडीगढ़ के लिए निकल गए थे, लेकिन मनु शर्मा अपने पिता से डरते थे, तो मनु शर्मा दिल्ली में ही रुक जाता है और अपने दोस्तों के पास न्यू फ्रेंड कॉलोनी में कोठी में रुका हुआ होता है। दोस्त के कोठी में चारों दोस्त शराब पी रहे थे। तभी मन्नू शर्मा को याद आता है कि टैमरिन कोर्ट रेस्टोरेंट में हर गुरुवार हाई प्रोफाइल पार्टी होती है। फिर मनु शर्मा और उसके दोस्त चारों पार्टी में शामिल होने निकल पड़ते हैं। पार्टी में पहुंचते हैं और कुछ कुछ खाते पीते पार्टी के बार स्टॉक जहां शराब दिया जाता है वहां चारों दोस्त पहुंच जाते हैं। जसिका और उसके साथ काम कर रहे सायन मुंशी अब बार टेंडिंग बंद कर रहे थे। तभी अचानक मनु शर्मा जसिका से शराब मांगता है। जसिका शराब खत्म होने की बात करती है। फिर मनु शर्मा नशे में धुत जसिका के सामने 1000 का नोट निकालकर रख देता है और फिर से शराब मांगता है। जसिका फिर कहती है कि शराब खत्म हो चुका है। इतने में मनु शर्मा को अपने दोस्त के सामने बात नहीं मानता देख खुद में इंसल्ट फील करता है और पिस्तौल निकालकर हवा में फायर करता है। नशे से भरी ये शाम और इस पार्टी में लगभग 100 लोग से, लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। नशे में धुत मनु शर्मा अब जसिका पर बंदूक तान देता है। जसिका मनु को समझाते हुए मना कर रही होती है कि मनु शर्मा ने जसिका के आंख पर गोली मार देता है। जसिका धड़ाम से नीचे गिर जाती है और इस बार की गोली से पार्टी में अफरा तफरी मच जाती है। तभी वहां रेस्टोरेंट ऑनर वीना रमानी पहुंच जाती है। मनु शर्मा के हाथ में पिस्तौल रहता है। जसिका खून से लथपथ फर्श पर गिरी पड़ी होती है। वीना रमानी एकदम से घबरा जाती है और मनु शर्मा से पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ बंदूक लेके कैसे आ गए। इतने में मनु शर्मा बहुत डर जाता है और मैंने गोली नहीं चलाई बोलते हुए चारों दोस्त वहां से भाग जाते हैं। फिर जसिका को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जसिका की बहन सबरीना को कॉल आता है कि जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ, जसिका को चोट लगी है। सबरीना पूछती है कि क्या हुआ, कैसे चोट लगी। तब सबरीना को बताया जाता है कि जसिका को गोली लगी है। सबरीना बिल्कुल घबरा जाती है और हॉस्पिटल के लिए निकलती है, लेकिन सबरीना के हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही डॉक्टरों द्वारा जसिका को मृत बता दिया जाता है। उधर मनु शर्मा और उनके दोस्त सबसे पहले पिस्तौल को एक अनजान जगह पर जमीन में गाड़ देता है। फिर चारों दोस्त विकास यादव के गाजियाबाद वाले बंगले में रात गुजारते हैं। मनु शर्मा बहुत घबराया होता है। फिर अपने एक दोस्त को उस बंदूक को निकालकर डिस्ट्रॉय करने के लिए कहता है। तब तक पुलिस रिपोर्ट हो चुकी थी। लगभग 33 लोगों ने गवाही दी थी। इससे पहले कि पुलिस इन्हें पकड़े, सभी चारों आरोपी अंडरग्राउंड हो जाते हैं। पुलिस के पास गवाह और सबूत दोनों थे, लेकिन आरोपी फरार थे और पुलिस ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए थे। लेकिन 2 मई 1999 को काफी खोजबीन के बाद दिल्ली पुलिस को उनकी टाटा सफारी कार मिल गया, जिसमें वो चारों पार्टी में आए हुए थे। फिर दिल्ली पुलिस ने कुछ सुरागों को पीछा करते 4 मई 1999 को मनु शर्मा के 2 दोस्तों को पुलिस गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाती है। इन दोनों से काफी पूछताछ किया जाता है और छापेमारी भी की जाती है, लेकिन मनु शर्मा को जमीन निकल गई थी या आसमान खा गया था, पता नहीं क्यों दिल्ली पुलिस को मिला ही नहीं। फिर मनु शर्मा पुलिस के दबाव और एक प्लानिंग के साथ 6 मई 1999 को चंडीगढ़ में सरेंडर कर देता है और बंदूक को नष्ट करने वाला मनु झिंगन को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। इसी बीच 8 मई 1999 को पार्टी ऑनर वीना रमानी, उसके पति जॉर्ज रमानी और बेटी मालिनी रमानी को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि वीना रमानी बिना लाइसेंस के रेस्टोरेंट में शराब सर्व करवा रही थी। जसिका के खून के धब्बों को साफ करवाया था।
जिसका मतलब था सबूत को मिटाना। इस केस की जांच पड़ताल जोरों शोरों से चल रही थी। तभी पता चलता है कि इस पार्टी में दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर वाई.एस. डेडवाल भी शामिल था। फिर उन्हें उनके पोस्ट से हटा दिया जाता है। फिर 29 मई 1999 को विकास यादव ने खुद सरेंडर कर दिया, लेकिन एक लोकल कोर्ट में अंतरिम जमानत ले चुका था। इसी बीच पार्टी के ऑनर वीना रमानी और पति जॉर्ज, बेटी मालिनी को जमानत मिल जाती है। हालांकि इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है। पुलिस के लाख कोशिशों के बावजूद उस बंदूक को ढूंढ नहीं पाते, लेकिन पुलिस के पास काफी गवाह और पर्याप्त सबूत थे। इस केस का मुख्य गवाह सायन मुंशी, जो उस वक्त जसीका के साथ था, उसी के लिखित बयान के आधार पर 3 अगस्त 1999 को कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 12 लोगों पर चार्जशीट फाइल किया गया। फिर कोर्ट में गवाही देने के लिए गवाहों को बारी बारी बुलाया जाता है। शुरू में लग तो ऐसे रहा था कि मनु शर्मा को कोर्ट द्वारा जल्दी कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाएगी, लेकिन जैसे जैसे सभी गवाहों को कोर्ट बुलाते हैं तो लास्ट में पता चलता है कि सभी के सभी गवाह अपने अपने बयानों को बदल दिया है। सभी गवाहों ने मनु शर्मा को पहचानने से मना कर दिया। यहाँ तक कि इस केस के मुख्य गवाह सायन मुंशी ने भी अपना बयान यह कहकर बदल दिया कि जो लिखित बयान है वह हिंदी में है और हिंदी तो मुझे आती ही नहीं। पार्टी की ऑनर बीना रमानी भी अपना बयान बदल देती है और मनु शर्मा को बंदूक चलाते नहीं देखा कहकर केस के अलग हो जाती है। सायन मुंशी कोर्ट में कहता है कि जब मैंने देखा तो मनु शर्मा छत की तरफ फायर कर रहे थे, जबकि जैसिका की मौत किसी और बंदूक से हुई है। फिर केस बेहद कमजोर हो गया। फिर भी एक अहम सबूत अभी पेश करना बाकी था, वो है गोली के खोखा, जो कि क्राइम सीन की जगह से बरामद की गई थी। लेकिन कोर्ट के पहुंचते तक ये खोखा भी बदल दिया गया था। ये खोखे एक ही बंदूक के बजाय 2 अलग अलग बंदूकों की थी। सभी 33 लोगों में अपना बयान बदल दिया था। फिर भी 2 गवाह अब भी अपने बयान पर अड़े रहे, वो है जॉर्ज रमानी और उनकी बेटी मालिनी रमानी, जिन्होंने मनु शर्मा को गोली चलाने वाले शख्स के रूप में पहचान किया था। लेकिन सिर्फ इनके बयान काफ़ी नहीं थे और 12 अप्रैल 2005 को दिल्ली हाई कोर्ट से बेल मिल जाता है और वो जेल से बाहर आ जाता है। फिर भी उम्मीद थी कि सच्चाई तो सब जानते हैं, सजा तो होकर ही रहेगी, लेकिन यह मात्र एक सहानुभूति भ्रम था जो कि 12 अप्रैल 2006 को टूट गया। पुलिस साबित ही नहीं कर पाई कि मनु शर्मा ने ही जसीका पर गोली चलाई है। पुलिस उस बंदूक को भी बरामद नहीं कर पाए, जिसके कारण सभी को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। यह हत्या मनु शर्मा ने ही किया है, जिसका साथ उसके तीनों दोस्त ने बराबर दिया है। इस बात को पूरा दिल्ली जानता था, लेकिन इन आरोपियों को कोर्ट से बाइज्जत बरी किए जाने और पुलिस के नाकामी की वजह से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसके कारण 24 फरवरी 2006 को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए पुलिस को फिर से केस की छानबीन का आदेश देता है। कोर्ट के आदेश के बाद केस की छानबीन शुरू होती है। पुराने अधिकारी बदल दिए गए होते हैं, नए सुराग मिलते हैं और नए सुराग मिलते ही भारी गड़बड़ी का पता चलता है। यहाँ तक कि कोर्ट में 2 अलग अलग बंदूकों का बताया गया भी झूठ होता है। पता चलता है कि इन्हें CSFL अधिकारी रूप सिंह द्वारा बदले गए थे। इन्हीं सब खुलासों के आधार पर 13 मार्च 2006 को दिल्ली पुलिस द्वारा हाई कोर्ट के निचली अदालत द्वारा दिए गए फैसले को चुनौती देते हुए केस की सुनवाई फिर से दिल्ली हाई कोर्ट में शुरू होती है। इसी बीच खोजी पत्रिका के स्टिंग ऑपरेशन से सायन मुंशी का झूठ पकड़ा जाता है और कई बदले गए बयानों के बारे में भी पता चलता है। गवाहों को डराया धमकाया गया था, पैसे दिए गए थे। इन सब के आधार पर लगातार 25 दिनों तक सुनवाई चलती है और फाइनली 18 दिसंबर 2006 को हाई कोर्ट द्वारा निचली अदालत के फैसले को बदला जाता है और कोर्ट द्वारा मनु शर्मा उर्फ सिद्धार्थ वशिष्ठ को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है।
आखिरकार गिरते पड़ते कानून और सच्चाई की जीत हो जाती है। विकास यादव और अमरदीप और अशोक खन्ना, इन तीनों को 4-4 साल की सश्रम सजा सुनाई जाती है और सयान मुंशी जैसे 19 लोगों के ऊपर भी कार्रवाई की जाती है, क्योंकि गलत बयान से इन लोगों ने सबको गुमराह किया था। इन सब ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन हाई कोर्ट ने सभी याचिका रद्द कर दी जाती है। इसी बीच इन आरोपियों को कानून द्वारा सजा दिलाने में 7 साल लग जाते हैं। यदि देश की जनता कभी सड़कों पर नहीं आती तो जाहिर है इन आरोपियों को कभी भी सजा नहीं मिलती। इसी बीच जसिका के माता पिता चल बसे। जसिका के माता पिता मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, जिसके कारण ही इन दोनों की मृत्यु हो गई। पैसा और पॉलिटिकल पावर के दम पर 100 लोगों के सामने अपराध करने वाला व्यक्ति को सजा दिलाने में कानून के पसीने छूट गए। जैसिका की बहन सबरीना की दाद देनी होगी। वो डटकर लड़ी और अपनी बहन को इंसाफ दिलाया और आखिरकार उसने अपने बहन के कातिल को माफ भी कर दिया। उसने कहा, मैं माफ करने में यकीन रखती हूँ। अगर मनु खुद माफी मांगता तो मेरी माँ उसे तभी माफ कर देती। मैंने अपने बहन और माँ बाप को खो दिया है। जिन्हें जाना था वो तो चले गए। कुछ चीजों को पीछे छोड़ देने में ही भलाई है। मैं मनु को माफ करती हूँ। सबरीना की दरिया दिल्ली के चलते मान्नू शर्मा को 2020 में रिहाई मिल गई। सबरीना को लीवर की बीमारी थी और इसी बीमारी के चलते 2020 में उसकी मृत्यु हो गई। पर जाने से पहले उसने मनु को माफ कर एक नई जिंदगी जीने का मौका दिया। तो ये थी जैसिका लाल हत्याकांड की पूरी कहानी। अगले एपिसोड में सुनिएगा दिल्ली का एक और भयानक केस। जुड़े रहिएगा मेरे साथ ऐसे और भी भयानक केस के लिए। धन्यवाद।